हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूनिट 4 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉलपिट्स ऑसिलेटर, जो कि मिनिमम 5 मार्क्स में और मैक्सिमम 6 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉलपिट ऑसिलेटर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो प्रोड्यूस करता है कॉन्टिन्यूस रिपीटेड अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म्स, वो भी बिना किसी इनपुट के। मींस ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस कॉन्टिन्यूस रिपीटेड अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म्स विदाउट एनी इनपुट। देखिए स्टूडेंट्स, ऑसिलेटर क्या करता है? ऑसिलेटर डीसी सोर्स से यूनि डायरेक्शन करंट फ्लो लेके उसको अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। अब जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि हमने टैंक सर्किट में जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर यूज किए हैं उनके इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यूज क्या हैं, उस पर डिपेंड करेगी कि अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कॉलपिट ऑसिलेटर भी यही करता है, ये अनडैम्प्ड साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करता है, वो भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। बट कॉलपिट ऑसिलेटर की खास बात ये है कि ये अनडैम्प्ड साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, जो कि होती है 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। इसलिए इस ऑसिलेटर को रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी बोला जाता है। और इस ऑसिलेटर को इन्वेंट किया था अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन कॉलपिट ने 1918 में, इसलिए इसका नाम जो है कॉलपिट ऑसिलेटर रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। This oscillator was invented by American scientist Edwin Colpitts in 1918। इस ऑसिलेटर को इन्वेंट किया था अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एडविन कॉलपिट, और ये इन्वेंशन हुई थी 1918 में, इसलिए इस ऑसिलेटर को कॉलपिट ऑसिलेटर बोला जाता है इनके नाम के कारण। तो स्टूडेंट्स, क्या करता है ये? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अनडैम्प्ड साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ये अनडैम्प्ड साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, जो कि होती है 20 किलोहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में। इसलिए इस ऑसिलेटर को रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्शन को पहले हम ऑरली देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉलपिट ऑसिलेटर की कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है हार्टले ऑसिलेटर की तरह। बट यहाँ पर हमने डिफरेंस क्या है हार्टले ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर में? डिफरेंस है टैंक सर्किट में। हार्टले ऑसिलेटर में हमने जो टैंक सर्किट यूज किया था वहां पर हमने टैप्ड इंडक्टर यूज किया था, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं टैप्ड कैपेसिटर। यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर्स लिए हैं C1 C2, जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 को हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है इंडक्टर L के साथ। और हार्टले ऑसिलेटर में हमने क्या किया था? हार्टले ऑसिलेटर में हमने सिंगल इंडक्टर कॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, L1 L2, जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, और उस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L1 L2 को हमने C के साथ जोड़ा हुआ था पैरेलल में। यहाँ पर हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो कैपेसिटर ले रहे हैं C1 C2, उनको हम सीरीज में कनेक्ट करके और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को फिर इंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी ऑसिलेटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एम्पलीफायर सर्किट, एक होता है टैंक सर्किट। तो ये डॉटेड लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, इसके इधर वाला पार्ट जो है वो एम्पलीफायर सर्किट है इस ऑसिलेटर का, और ये जो मैंने स्क्वायर बॉक्स में डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई ये वाली, ये हमारा टैंक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टैंक सर्किट की बात हमने कर ली। आइए देखते हैं कि एम्पलीफायर सर्किट में मेन कंपोनेंट्स क्या है। यहाँ पर हमने यूज किया है एक कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मींस ये है हमारा एमीटर टर्मिनल, जो कि इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट दोनों में कॉमन है। ये हमारा बेस टर्मिनल है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब कलेक्टर जो है वो एन टाइप है और बेस जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। एमीटर जो है वो एन टाइप का बना हुआ है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की प्रॉपर वर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन होते हैं, एक होता है इनपुट जंक्शन जो कि हमारा यहाँ पर एमिटर बेस जंक्शन है, और एक होता है हमारा आउटपुट जंक्शन जो कि हमारा यहाँ पर कलेक्टर एमिटर जंक्शन है। इनपुट जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, मींस एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और आउटपुट जंक्शन मींस कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। यहाँ पर हमने जो बाइसिंग की है इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन की, वो हमने सिंगल डीसी सोर्स से की है, और सिंगल डीसी सोर्स को हमने नाम दिया है प्लस वीसीसी। बेस क्योंकि पी टाइप का बना हुआ है, तो बेस को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीसीसी से कनेक्ट करते हैं तो इनपुट जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार से जब कलेक्टर जो है वो एन टाइप का बना हुआ है, अगर हम एन टाइप कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वीसीसी से जोड़ दें तो इसकी भी इसकी भी जो आउटपुट जंक्शन है कलेक्टर एमिटर जंक्शन, इसकी भी रिवर्स बाइसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर R1 R2 दो रजिस्टर्स हमने इस प्रकार से कनेक्ट किए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट फॉर्म कर रहे हैं जो कि ट्रांजिस्टर की बायस स्टेबलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने में हमारी हेल्प करते हैं। RE यहाँ पर एमिटर रजिस्टर है जो कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग में काम आता है, ये क्यू पॉइंट को स्टेबल रखता है अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। यहाँ पर हमने एक साथ में एक CE कैपेसिटर यूज किया है RE के पैरेलल में, जिसको हम बोलते हैं एमिटर बाईपास कैपेसिटर। देखिए स्टूडेंट्स इसका काम क्या है, देखिए स्टूडेंट्स इसका काम है AC कंपोनेंट्स को लो रिएक्टेंस पाथ फॉलो करना, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है उसको हम XC से डिनोट करते हैं, और वो होती है 1/2 पाई न्यू सी। अब जो हमारा न्यू होता है AC कंपोनेंट्स के लिए वो हाई होता है, मींस XC जो है वो लो होगा, मींस कैपेसिटर जो है वो AC सिग्नल्स को लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लो रिएक्टेंस ऑफर करता है, तो AC सिग्नल जो है वो यहाँ से पास हो जाएंगे बड़े आराम से। इसका मतलब यह है कि AC सिग्नल RE में से पास नहीं होंगे अगर CE लगा होगा तो। अगर CE ना हुआ तो AC सिग्नल जो है वो RE में से पास होंगे, तो मीन्स यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से जो हमारा अफेक्टिव इनपुट सिग्नल होगा एमिटर बेस जंक्शन में वो कम हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज गेन जो है एम्पलीफायर का वो कम हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। इसलिए हम यहाँ पर एक एमिटर बाईपास कैपेसिटर CE यूज करते हैं इन पैरेलल विद एमिटर रेजिस्टेंस RE। CI है हमारा कैपेसिटर इनपुट स्टेज के लिए, और CO है हमारा कैपेसिटर आउटपुट स्टेज के लिए। कैपेसिटर जो है यहाँ पर इन CI और C0 जो है वो इनपुट एंड आउटपुट स्टेज में DC वोल्टेज को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि DC वोल्टेज के लिए न्यू की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो XC जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। मीन्स कैपेसिटर जो होता है वो DC सिग्नल्स को वेरी हाई रिएक्टेंस ऑफर करता है, तो ये DC सिग्नल को अपने में से पास नहीं होने देता इनपुट स्टेज में, और ये आउटपुट स्टेज में DC को अपने में से पास नहीं होने देता, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी ये है चौक है या कॉइल, जो भी आप कह सकते हैं, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक बोल देते हैं, जो कि एक प्रकार का इंडक्टर ही होता है। इसका काम जो है वो कैपेसिटर का ऑपोजिट होता है। RFC एक इंडक्टर कॉइल है, तो इसका जो रिएक्टेंस होगा वो होगा हमारे पास XL = 2 पाई न्यू L। अब न्यू जो है वो AC के लिए काफ़ी हाई होता है, तो XL काफ़ी हाई हो जाएगा। मीन्स RFC कॉइल जो होगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल जो होगी, वो AC सिग्नल्स को काफ़ी ज़्यादा रिएक्टेंस ऑफर करती है, जिसके कारण AC सिग्नल्स यहाँ से पास नहीं हो पाते, और यहाँ से जो DC कंपोनेंट्स आएंगे सिर्फ ये उसी को अलाउ करता है पास होने के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कॉलपिट ऑसिलेटर, तो आप स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स थ्योरी में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आइए देखते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिख के आएंगे। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर इज सिमिलर टू हार्टले ऑसिलेटर विद द डिफरेंस दैट रोल ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज इंटरचेंज इन द टैंक सर्किट। जो कंस्ट्रक्शन है कॉलपिट ऑसिलेटर की वो बहुत ही मिलती जुलती है, हार्टले ऑसिलेटर की तरह ही है, बट यहाँ पर जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर का जो रोल है जो हार्टले ऑसिलेटर में था, यहाँ बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। हार्टले ऑसिलेटर में हमने सिंगल इंडक्टर कॉइल को L को दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, L1 L2, और उन दोनों पार्ट्स को हमने जो कि सीरीज में कनेक्ट थे उसको हमने एक सिंगल कैपेसिटर से जोड़ा था। अब की बार हमने कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या किया है, एक सिंगल कैपेसिटर की बजाय दो कैपेसिटर यूज किए हैं। टैप्ड कैपेसिटर्स बोलेंगे इनको, C1 एंड C2, जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, और इन दोनों कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने इंडक्टर L के साथ जोड़ा हुआ है पैरेलल में। तो बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर का रोल टैंक सर्किट में, जैसा कि हार्टले ऑसिलेटर में था उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा कॉलपिट ऑसिलेटर में। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन में इतना लिखने के बाद आप और क्या ऐड करके आएंगे कंस्ट्रक्शन में, और वर्किंग कैसे होगी इसकी कॉलपिट ऑसिलेटर की, कैसे ये हमें अनडैम्प्ड साइनसॉइडल वेवफॉर्म देगा, वो सब कुछ देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन में और क्या ऐड करके आएंगे एग्जाम के अंदर। इन अ कॉलपिट ऑसिलेटर अ टैप्ड कैपेसिटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ टैप्ड इंडक्टर इन हार्टले ऑसिलेटर। यहाँ पर हमने टैंक सर्किट में एक टैप्ड कैपेसिटर यूज किया है बजाय एक टैप्ड इंडक्टर यूज करने के, जैसा कि हमने हार्टले ऑसिलेटर में किया था। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। Here tank circuit consists of two capacitor in series and an inductor L connected in parallel to series combination। यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर यूज किए हैं C1 C2 जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 और C2 को हमने एक इंडक्टर L के साथ कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में। In this circuit, a single DC supply plus VCC is used to forward bias input emitter base junction and reverse bias the output collector emitter junction। यहाँ पर हमने इस कॉलपिट ऑसिलेटर में, हार्टले ऑसिलेटर में हमने ऐसा किया था, एक सिंगल DC सोर्स लिया था प्लस VCC, जिससे हमने जो हमारा इनपुट जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन उसको फॉरवर्ड बायस किया था। फॉरवर्ड बायस कैसे किया था, बेस को हमने जो कि पी टाइप का बना हुआ है इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया तो उसकी फॉरवर्ड बायसिंग कंप्लीट होगी। और जो आउटपुट जंक्शन है कलेक्टर एमिटर जंक्शन उसको हमने रिवर्स बायस किया हुआ है, क्योंकि कलेक्टर जो है वो एन टाइप का बना हुआ है, तो कलेक्टर को हमने जो कि एन टाइप का उसको प्लस VCC से कनेक्ट कर दिया तो उसकी रिवर्स बायसिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। रजिस्टर्स R1 एंड R2 फॉर्म अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। जहां भी ये रजिस्टेंस R1 R2 इस प्रकार से लगे हों सीरीज में किसी भी एम्पलीफायर के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि वो एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट फॉर्म कर रहे हैं जो कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग में हेल्प करता है। बायसिंग क्या होती है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बायसिंग का मतलब ये होता है कि ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को स्टेबल रखना डीसी लोड लाइन के ऊपर, तो उसमें हमारी ये हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स बाकी कंपोनेंट्स के बारे में आप क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, और साथ के साथ वर्किंग भी स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन की थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे इस टॉपिक के अंदर। द रजिस्टर RE हेल्प्स इन कीपिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल। ये हमने एक एमीटर रजिस्टर लगा रखा है जो कि एमीटर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। द एमीटर बाईपास कैपेसिटर CE प्रोवाइड्स लो रिएक्टेंस पाथ फॉर AC सिग्नल। देखिए स्टूडेंट्स कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर AC सिग्नल्स के लिए, क्योंकि AC सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो ये कम रिएक्टेंस ऑफर करता है AC सिग्नल्स को। ये AC सिग्नल्स को अपने बड़े आराम से अपने में से पास होने देता है। उससे होता है क्या स्टूडेंट्स, उससे होता ये है कि यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। अगर यहाँ पर हम CE ना लगाएं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा जब AC सिग्नल्स यहाँ से पास करेंगे RE में से, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ओम्स लॉ V = IR के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिससे यहाँ पर इनपुट सिग्नल जो होगा एमिटर बेस जंक्शन में वो कम हो जाएगा, जिससे वोल्टेज गेन कम हो जाएगा एम्पलीफायर का, जो हम नहीं चाहते। इसलिए हम यहाँ पर CE लगाते हैं, एमिटर बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं RE के पैरेलल में। तो यही आप लिखेंगे आगे। In absence of CE, a signal voltage drop is developed across RE and it reduces the effective value of input signal between base and emitter। देखिए स्टूडेंट्स In absence of CE, a signal voltage drop is developed across RE and it reduces the effective value of input signal between base and emitter and the voltage gain of amplifier is reduced। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम CE नहीं लगाएंगे तो उससे होगा क्या, RE के अक्रॉस AC सिग्नल्स पास होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से जो अफेक्टिव वैल्यू होगी इनपुट सिग्नल की एमिटर बेस जंक्शन के अक्रॉस वो कम हो जाएगी। उसके कम होने से जो एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है वो कम हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। इसलिए हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर CE लगाना पड़ता है इन पैरेलल विद RE, और CE को हम बोलते हैं एमिटर बाईपास कैपेसिटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक RFC कीप्स AC सिग्नल्स आउट ऑफ DC सप्लाई। देखिए स्टूडेंट जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक होती है जो कि एक इंडक्टर ही होती है, ये क्या करती है, ये AC सिग्नल्स को अपने में से पास नहीं होने देती, क्योंकि AC सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। आइए देखते हैं कैसे। रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक जो है क्योंकि एक इंडक्टर की बनी हुई है, और इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होती है जिसको हम XL से डिनोट करते हैं वो होती है 2πμL। AC सिग्नल्स के लिए न्यू हाई होता है तो XL की वैल्यू हाई होगी, मींस RFC जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक जो है वो AC सिग्नल्स को हाई रिएक्टेंस ऑफर करती है, जिसकी वजह से ये AC सिग्नल्स को DC सप्लाई में से आउट कर देती है, उसको रिमूव कर देती है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। द कैपेसिटर CI एंड CO ब्लॉक्स DC सिग्नल्स इन द इनपुट एंड आउटपुट स्टेज रिस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट्स एक कैपेसिटर हमने यहाँ लगाया हुआ है इनपुट स्टेज में जिसको हमने CI से डिनोट किया है, और एक कैपेसिटर जो है हमने यहाँ लगाया हुआ है
जिसको हमने आउटपुट स्टेज में, जिसको हमने CO नाम दिया हुआ है। CO मीन्स आउटपुट स्टेज का कैपेसिटर। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये DC सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं इनपुट एंड आउटपुट स्टेज में, क्योंकि DC के लिए DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। जो CI एंड CO है, इनपुट कैपेसिटर एंड आउटपुट कैपेसिटर जो हैं, ये DC सिग्नल्स के लिए हाई रिएक्टेंस ऑफर करते हैं और ये DC सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क करता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन, दैट इज वर्किंग ऑफ कॉलपिट्स ऑसिलेटर। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ कॉलपिट्स ऑसिलेटर। देखिए स्टूडेंट्स, वर्किंग को आप पहले ओरली समझ लीजिए, फिर हम इसमें देखेंगे इसमें क्या लिखना है वर्किंग में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने की K लगा रखी है, अभी की K ओपन है। जैसे आप इस की को क्लोज करेंगे तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से जब इसको आप क्लोज कर देंगे, इस प्रकार से टर्मिनल आपस में मिला देंगे तो की क्लोज हो जाएगी। तो ये बैटरी VCC जो है इस कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी और कलेक्टर करंट जो है IC वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे ही कलेक्टर करंट बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे ही आपके टैंक सर्किट के जो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2 वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगे और ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। धीरे धीरे इनकी चार्जिंग बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कंप्लीटली चार्ज हो चुके होंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो चुका होगा C1 C2 के अंदर। तो जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होंगे उसके बाद इनकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। दे स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू इंडक्टर L के थ्रू वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर थी इन कैपेसिटर्स में वो इंडक्टर के अंदर स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। बट इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है और धीरे धीरे इनकी चार्जिंग जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी L में स्टोर हो जाएगी। उस टाइम इनकी चार्जिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, अगेन ये दोबारा चार्ज होना शुरू होंगे और अगेन जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी और इस प्रकार से कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते रहेंगे और जिसकी वजह से आपको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। बट वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो हैं वो हमारे मतलब की नहीं होंगी, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होगा। ऐसी आपको ऑसिलेशंस देखने को मिलेंगी साइनोसॉइडल, बट ये ऑसिलेशन जो होंगी वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम होता रहेगा। अब यहाँ पर हमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्यों मिल रही हैं? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर कैपेसिटर C1 C2 हैं जिनके अपने रिएक्टेंसेस हैं, यहाँ पर हीट लॉसेस होंगे और हीट लॉसेस की वजह से जो आपका एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा और ऐसी ऑसिलेशंस अनवांटेड होती हैं, अनडिजायरेबल होती हैं, जो हमें नहीं चाहिए होती। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, वो क्या करेंगी, C2 कैपेसिटर में AC वोल्टेज डेवलप करेंगी और उस AC वोल्टेज का कुछ पार्ट जो है हम यहाँ से जो है बेस में देंगे, एमिटर बेस जंक्शन में फीडबैक करेंगे और उस जो फीडबैक होगी यहाँ पर उस फीडबैक सिग्नल को, मान लीजिए फीडबैक सिग्नल कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर ये हमारा फीडबैक सिग्नल है जो कैपेसिटर की AC वोल्टेज, कैपेसिटर C2 की AC वोल्टेज कुछ पार्ट हमने इनपुट में दे दिया। तो ये एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा के देगा, क्योंकि ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है तो एम्पलीट्यूड तो बढ़ा के देगा हमें ये, बट फीडबैक सिग्नल का बट आउट ऑफ फेज देगा, क्योंकि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हमें आउटपुट देता है। तो इनपुट फीडबैक सिग्नल कुछ इस प्रकार से होगा और आउटपुट हमें इस प्रकार से मिलेगी। ये वाली एम्पलीफाइड आउटपुट जो है आउटपुट सर्किट में अपीयर होगी और यही आउटपुट जो है एम्पलीफाइड जो यहाँ पर लॉसेस हो रहे थे उसको कवर अप करेगी, जो हीट लॉसेस हो रहे थे उसको कवर अप करेगी और आपको मिलेंगी अनडैम्प्ड साइनोसॉइडल ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा और ऐसी ऑसिलेशंस ही हमें चाहिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हम इस इंडक्टर कॉइल L के से म्यूचुअली कपल्ड जो कॉइल हमने L' लगा रखी है वहाँ पर हम लेंगे। ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है V0 और आउटपुट वोल्टेज में हमें आपको इस प्रकार के ऑसिलेशंस मिलेंगी, अनडैम्प्ड साइनोसॉइडल ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ऑरली वही आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इसकी वर्किंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे वर्किंग व्हेन की K इज क्लोज द कलेक्टर करंट IC स्टार्ट राइजिंग। जैसे आप इस की को क्लोज करेंगे वैसे ही कलेक्टर करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा
एंड चार्जेस द कैपेसिटर C1 एंड C2, और कैपेसिटर C1 एंड C2 जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। व्हेन कैपेसिटर C1 C2 आर फुली चार्ज दे डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर। जब ये कैपेसिटर C1 C2 जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएंगे, पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे, तो उनकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी थ्रू इंडक्टर L। ये सब कुछ हम टैंक सर्किट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि टैंक सर्किट में आखिर कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है कैसे होती है, पूरी डिटेल में हमने वहां पर पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स अगर आपने टैंक सर्किट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये कंसेप्ट जो है चुटकियों का खेल लगेगा, बहुत इजी लगेगा। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बेसिक है आपके किसी भी ऑसिलेटर की वर्किंग को समझने के लिए, टैंक सर्किट की वर्किंग को समझना। तो स्टूडेंट जैसे ही कैपेसिटर C1 C2 चार्ज हो जाएंगे, फुली चार्ज हो जाएंगे, वो इंडक्टर के थ्रू L के थ्रू जो है डिस्चार्ज होना शुरू होंगे। 10 डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस आर सेट अप इन द टैंक सर्किट। जो कैपेसिटर है वो बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी उनकी, जिसकी वजह से आपको साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स तो मिलेंगी, बट वो डैम्प्ड मिलेंगी, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस मिलेंगी, जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम होता रहेगा। These oscillation produces a voltage across C2 which are applied to the base emitter junction and appear in the amplified form in the collector circuit। देखिए स्टूडेंट, जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही हैं, जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, ये क्या करेंगी, C2 के अक्रॉस AC वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगी, जिसका कुछ पार्ट जो है यहाँ पर हम फीडबैक देंगे, किसको देंगे, एमिटर बेस जंक्शन में देंगे, और वो एम्पलीफायर को दी जाएगी फीडबैक सिग्नल के फॉर्म में। फीडबैक सिग्नल हमारा ये है, तो एम्पलीफायर उनको एम्पलीफाइड करके देगा, बट आउट ऑफ फेज देगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा इसमें और इसमें। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर आपको एम्पलीफाइड सिग्नल मिला है, ये यहाँ पर टैंक सर्किट में होने वाले हीट लॉसेस को कवर अप करेगा, उनको कंपनसेट करेगा, जिसकी वजह से आपकी डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। In this way, continuous undamped oscillation will appear in the output circuit। तो एम्पलीफायर ने फीडबैक सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया, और ये एम्पलीफाइड सिग्नल क्या करेगा, जो टैंक सर्किट में लॉसेस हो रहे थे, हीट लॉसेस को कवर अप करेगा, जिसकी वजह से आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस देखने को मिलेंगे आउटपुट सर्किट में। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में वर्किंग में आपको और क्या लिख के आएंगे, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या है ऑसिलेटर की, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप वर्किंग में और क्या ऐड करके आएंगे इसमें। अब फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री इज इंट्रोड्यूस्ड बाय CE एम्पलीफायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फीडबैक सिग्नल था, जो कि हमने कैपेसिटर C2 में जो AC वोल्टेज डेवलप हुई थी, वहां से हमने इनपुट जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन को दिया था फीडबैक सिग्नल। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा, बट आउट ऑफ फेज करेगा, इसमें और इसमें जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, ये आउट ऑफ फेज होगी। तो स्टूडेंट्स 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और ये सिग्नल जब टैंक सर्किट में दिया जाएगा एनर्जी लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए, तो ये टैंक सर्किट जो है वो फर्दर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी उसमें टोटल फेज शिफ्ट होगा 360 डिग्री का। 180 डिग्री ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ने प्रोड्यूस किया, 180 डिग्री टैंक सर्किट ने प्रोड्यूस किया, तो टोटल फेज शिफ्ट हो गया 360 डिग्री, और ये आप कह सकते हैं 0 डिग्री का। और स्टूडेंट्स जब आपका फेज शिफ्ट जो है वो 360 डिग्री या 0 डिग्री होता है, तो इस प्रकार की फीडबैक को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जो कि एक नेसेसरी कंडीशन है ऑसिलेटर को वर्क करवाने के लिए कि फीडबैक जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कॉलपिट ऑसिलेटर में भी जो फीडबैक होगी वो पॉजिटिव होगी। और फर्दर फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टैंक सर्किट। देखिए स्टूडेंट्स 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ने प्रोड्यूस किया था, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है टैंक सर्किट प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल फेज शिफ्ट हो जाएगा 360 डिग्री, और आप कह सकते हैं यहाँ 0 डिग्री। सो टोटल फेज चेंज ऑफ 360 डिग्री और 0 डिग्री इज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर कॉलपिट ऑसिलेटर में 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉलपिट ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक यूज होती है। दस इन केस ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर वी कैन से दैट फीडबैक इज पॉजिटिव। तो कॉलपिट ऑसिलेटर में दूसरे ऑसिलेटर्स की तरह भी पॉजिटिव फीडबैक का कंसेप्ट यूज किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस इज गिवन बाय, जो हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, जहाँ पर हमें अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस मिलेंगी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला होगा न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, जहाँ पर C क्या है, C
है यहाँ पर C1 C2 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और C1 C2 जो है क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में जब दो कैपेसिटर C1 C2 कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला क्या बनता है, C1 मल्टीप्लाई C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो आपको मिलेगी आउटपुट वोल्टेज में, और C की वैल्यू ये होगी यहाँ पर। द आउटपुट वोल्टेज V0 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द टैंक सर्किट बाय यूजिंग कॉइल L डैश म्यूचुअली कपल्ड विद L। जो आउटपुट वोल्टेज होगी V0 वो हमें L डैश के अक्रॉस मिलेगी, इंडक्टर कॉइल L डैश के अक्रॉस मिलेगी, जो कि म्यूचुअली कपल्ड होगी इस कॉइल L के साथ, जो कि टैंक सर्किट की इंडक्टर कॉइल है। तो स्टूडेंट्स ये थी वर्किंग। इसके बाद हम बात करेंगे इस कॉलपिट ऑसिलेटर के एडवांटेजेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर के बारे में। तो अब हेडिंग बनाएंगे एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है इट कैन जनरेट साइनसोइडल सिग्नल्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। हार्टली ऑसिलेटर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर साइनसोइडल सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं कर पाता था। कॉलपिट ऑसिलेटर इस डिसएडवांटेज को दूर करता है और ये साइनसोइडल सिग्नल्स जनरेट करके देता है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पर भी। सेकंड, इट कैन विथस्टैंड हाई एंड लो टेम्परेचर्स। ये दोनों प्रकार के टेम्परेचर, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, उसमें प्रॉपरली वर्क करता है। थर्ड, द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज हाई। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है हार्टली ऑसिलेटर कंपैरिजन में हाई होती है। एप्लीकेशंस, फर्स्ट मोस्टली यूज इन रेडियो रिसीवर्स, क्योंकि ये मेनली जो है साइनसोइडल वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो इसका ज़्यादातर यूज जो है वो रेडियो रिसीवर्स में होता है। सेकंड, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशन में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, इट कैन बी यूज एज टेम्परेचर सेंसर विद सम एसोसिएटेड सर्किटरी। आप कॉलपिट ऑसिलेटर को एज अ टेम्परेचर सेंसर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर दें, कुछ एडिशनल सर्किट्स इसमें लगा दें, तो आप इसको टेम्परेचर सेंसर के रूप में भी वर्क ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। तो अगर आप इतना लिखाते हैं स्टार्टिंग से, कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, वर्किंग क्या है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज, साथ में एक अच्छा सा एक डायग्राम बनाते हैं एग्जाम के अंदर कॉलपिट ऑसिलेटर का, और आपको तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चाहे 5 नंबर का है चाहे 6 नंबर का है, आपको 100% पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।